नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और आज का हमारा मुद्दा है हमारे दो पड़ोसियों की सामूहिक धुलाई, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय धुलाई। पड़ोसियों को आप जानते हैं, उनकी हरकतें भी पहचानते हैं और पड़ोसियों के नाम से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, पाकिस्तान और चाइना। स्कूल की क्लास में कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, बस डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। दुनिया भी एक तरह की क्लासरूम ही है और उसमें फिलहाल ये काम कौन कर रहा है? फिलहाल डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना। एक आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, दुनिया भर में टेरर एक्सपोर्ट करता है, और जब फंसने लगता है तब दूसरे वाला बीच में आ जाता है और उसे वीटो से बचा लेता है। खूबी ये है कि इस पर भी दोनों बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं। यूएनएससी में इस वक्त चेयरमैन की कुर्सी पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। मौका देखकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर कश्मीर का एजेंडा वहां चला दिया। सोचा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कश्मीर कश्मीर चिल्लाएंगे तो पाकिस्तान में छा जाएंगे। पाकिस्तान में रवायत भी यही है। लेकिन जब बोलने की बारी विदेश मंत्री एस जयशंकर की आई तो सब जय जय जयशंकर हो गया। जयशंकर ने कहा कि जिन लोगों ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी हो, जिन लोगों ने भारत की संसद पर हमले के लिए भाड़े के आतंकी भेजे हों, उन्हें इतनी बड़ी बातें करना शोभा नहीं देता। ये तो जयशंकर की स्पीच का सिर्फ एक हिस्सा मैंने आपको बताया। अगले हिस्से में उन्होंने पाकिस्तान के गॉडफादर चाइना की खिंचाई की और कहा कि जब दुनिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ रही है तब कुछ लोग, कुछ देश आतंकियों को सही ठहरा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। एस जयशंकर का इशारा साफ था कि यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर ये जो गैंग चल रहा है, ये जो गिरोह चल रहा है, इस पर भी दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। भारत के हाथों अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराने के बाद पाकिस्तान की, उसके नेताओं की अपने ही मुल्क में फजीहत भी हो रही है। खुद पाकिस्तान के लोग मान रहे हैं कि जयशंकर का लादेन वाला काउंटर अटैक बहुत तगड़ा था। इस लादेन ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। वो नाक जो लादेन को पनाह देने से कटी थी, वो अब भी शायद ही अब कभी जुड़ पाए। और इसीलिए बड़ी बहस, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर पर लगातार दुष्प्रचार करता रहा है। ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान सबक के बावजूद सुधरता ही नहीं है। बहस जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की करतूतों पर चाइना उसका साथ निभाता है। चाइना पाकिस्तान के आतंकवाद को पनाह देता है। ये बहस जरूरी है क्योंकि दोनों का आतंकी गठजोड़ दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट आप देखिए। And allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament. मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ तारिक फतेह हैं, कॉलमनिस्ट हैं। हमारे साथ इरशाद खान है, पीएमएलएन के नेता हैं। और हमारे साथ शहजाद पूनावाला है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। लेकिन सबसे पहले सवाल तो मेहमान से होना चाहिए। इरशाद अहमद जी, क्या हुआ? कश्मीर कश्मीर चिल्लाया तो भारत ने एक और सबक सिखाया, लेकिन फिर आप तो इतने सबक आपको सिखाए जा चुके हैं, आप सुनते कहाँ, समझते कहाँ हैं? बहुत शुक्रिया अदिति। मैं ये कहूंगा, जो मोदी सरकार की चटनी है ना, ये दहशतगर्दी वाली, अब ये बिकेगी नहीं दोबारा। मैं बता रहा हूँ कि अब ये खत्म होने वाले हैं। ये आखिरी लम्हों में जब आखिरी जान निकल रही होती है इंसान की, तो फड़कता है ऐसे 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 ऐसे। तो अब फड़क रहे हैं आपकी मोदी सरकार, और इंशाल्लाह इनकी हुकूमत बनेगी नहीं दोबारा। मैं बार बार 3 रोज से आपको बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह गांधी फैमिली की हुकूमत आने वाली है आपके हिंदुस्तान पे। क्योंकि ये चटनी दहशतगर्दी की, कश्मीर की, अफगानिस्तान की, जो कुछ ये करते रहे, जो कुछ ये कर रहे हैं, अब ये खत्म होने वाली है दहशतगर्दी दुनिया से। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि चाइना हमारा साथ देता है। चाइना हमेशा हक का साथ देता है, और पाकिस्तान और चाइना हक के साथ खड़े हैं। जहां जुल्म होगा वहां चाइना पाकिस्तान हाथ में हाथ डाल करके इंशाल्लाह
दहशतगर्दों को शिकस्त देगा और दहशतगर्दों की शिकस्त ऐसी होगी कि वो देखेंगे। अब जैसे कि आप बात कर रही हैं कि आपके हिंदुस्तान में आजकल कुछ आपके फौजी जख्मी हो गए और चाइना के साथ लड़ाई हो गई, ये क्यों हो रही है? क्योंकि आप बाज नहीं आ रहे हैं अपनी दहशतगर्दी से। और मोदी साहब को चाहिए अब ये कि आप अमन कायम करें खित्ते में और अमन। इरशाद अहमद, मुझे लग रहा था आपको मोदी साहब की इतनी चिंता है, आप अपनी कहानी बयां कर रहे थे। आप अपनी कहानी बयां कर रहे थे। FATF की ग्रे लिस्ट में मोदी साहब थे या आप थे भाई? हेलो सर, इरशाद अहमद, FATF की ग्रे लिस्ट में आप थे या मोदी साहब थे? ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिला कि मोदी साहब के देश में मिला? लश्कर तैयबा से लेकर हाफिज सईद से लेकर सैयद सलाउद्दीन, ज़कीउर रहमान लखवी, सब कहाँ बैठे हैं? मोदी साहब के देश में बैठे हैं कि आपके देश में बैठे हैं? 2022 में बात कर रहे हैं। आप बात कीजिए ना, और सुनिए ध्यान से सुनिए। आप एक बात कह रहे थे कि गांधी फैमिली आएगी, सुनिए ध्यान से सुनिए, जरा ऑडियो डाउन करिए, नहीं सुनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फौज की दखलंदाजी से सरकारें ना तो बनती हैं, और ये देखिए टेक्नोलॉजी ऑल्सो कॉन्स्पायर्स, तो टेक्नोलॉजी ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन इरशाद अहमद, आई एम श्योर आप मुझे देख पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे, तो भारत में जमहूरियत, यहां कोई भी किसी की मदद से सरकार नहीं बना सकता। हाँ, दल आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर ले, वो बात अलग है, लेकिन बाकी सब काम करती है जनता जनार्दन। तो जिसे जनता पसंद आएगी, जो जनता को कन्विंस कर लेगा, वो सरकार बनाएगा। भारत की जमहूरियत की चिंता आप मत कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। भारत अपने आप तय करेगा कि उसे किसे प्रधानमंत्री बनाना और किसे हटाना। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपने देश की चिंता कीजिए। क्योंकि यहाँ पे तारिक फतेह लगातार मुस्कुरा रहे थे। तारिक फतेह, मैं आपका जवाब लूंगी, उससे पहले एक काउंटर में चाह रही हूँ शहजाद पूनावाला का। देखिए अदिति जी, अभी जो इनके राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल में जो इनके अब्बाजान है चाइना, उनको कूटने की नीति से धोया है और इनको कूटनीति से धोया है। तो दोनों ही कंबल कुटाई के शिकार है भारत के, एक कूटने की नीति से और एक कूटनीति से। और जहाँ तक बात है इरशाद जी, अभी बता दूं कि अग्नि 5 ICBM पहली बार न्यूक्लियर ICBM भारत का टेस्ट हुआ है 5,500 किलोमीटर की रेंज से। आपके लिए तो मिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए माइक ड्रॉप ही काफ़ी है। पर देखिए एक बात की कल्पना आप कीजिए, आज पूरी दुनिया में आपके पास चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई नहीं बचा है, चाइना के पास आपके और नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई नहीं बचा है। ये क्यों इस स्थिति को निर्माण किया गया? क्योंकि पूरी दुनिया जब देखती है भारत की तरफ तो इकोनॉमिक हॉटस्पॉट दिखता है, और आपकी तरफ देखती है तो टेरर हॉटस्पॉट दिखता है। जब भारत की कल्पना करते हैं तो ग्लोबल CEOs की बात आती है, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोब, ये सारी कंपनीज ध्यान में आती है। आपकी तरफ देखते हैं तो LET, लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, हाफिज सईद, ये नाम आते हैं, ग्लोबल टेररिस्ट नाम आते हैं ध्यान में। तो देखिए अंतर हमारे में यही है कि हम लोग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरनेशनल पीस पर चलते हैं, तो पूरी दुनिया हमें देखती है एक होप के हॉटस्पॉट के आधार पर, और आपको जब पूरी दुनिया देखती है तो आज देखती है टेरर हॉटस्पॉट के आधार पर। इसीलिए अपनी हैसियत में रहकर बात कीजिए। जहां तक जुल्म की बात है, आपने जुल्म की बात की, तो जुल्म तो एक लास्ट कमेंट अदिति जी, एक लास्ट कमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ ये दोनों साथ में मिलकर लड़ते हैं, तो एक बार पाकिस्तान, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदारी का काम करते हैं, तो जुल्म तो जिंजियांग प्रोविंस में भी हो रहा है, वहां पर प्रोविंस में जो हो रहा है वहां के मुसलमानों के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इस पर मैं जवाब लूंगी इरशाद अहमद से, लेकिन उससे पहले अमजद अयूब मिर्जा इरशाद अहमद को जवाब देना चाह रहे हैं। चाइना जाने की जरूरत क्या है? POK, और थोड़ी देर बाद तारिक फतेह से भी जवाब ले लेंगे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? अभी मानवाधिकारों की बात कर रहे थे, हक की बात कर रहे थे, जुल्म की बात कर रहे थे इरशाद अहमद। जवाब सुन लीजिए। पहले अमजद अयूब मिर्जा 1 मिनट, उसके बाद तारिक फतेह 1 मिनट। बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त जैसा कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, इस वक्त चमन के बॉर्डर पर दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो फौजें हैं उनके अंदर लड़ाई हो रही है, और सिविलियन इलाकों में लड़ाई हो रही है चमन बॉर्डर पे। ये इस वक्त हो रहा है, अभी मुझे 1 घंटा पहले ये इत्तला आई। और ये अब अफगानिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस अपने साथ मिलाएगा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान आजाद होगा, ताकि डायरेक्ट जो लिंक है, जमीनी रास्ता, लैंड एक्सेस टू इंडिया हो, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से डायरेक्ट थ्रू वाया पाकिस्तान अफगानिस्तान को कमोडिटीज ले जाने की इजाजत नहीं दे रहा। जहां तक चाइना का ताल्लुक है,
तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार है वो चाइना के साथ और IMF के साथ ये नेगोशिएशन कर रही है कि मंगला डैम जो है ये लीज कर दिया जाए $40 अरब के लिए। मंगला डैम POJK का है और POJK भारत का है, और अगर मंगला डैम को लीज पे दिया तो यकीन माने कि इतनी बड़ी अपराइजिंग होगी POJK में कि रह नाम फिर देखा जाएगा। ठीक है फखर यूसुफजई भी हमारे साथ है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, कांग्रेस पार्टी से राधिका खेड़ा भी हमारे साथ है। फखर यूसुफजई, अभी आपने सुना शहजाद पूनावाला ने क्या कहा कि भारत को किस लिए जाना जाता है, अमन शांति, ID प्रोफेशनल्स, और पाकिस्तान को क्यों जाना जाता है, आप ही बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने नहीं सुना उनको कि उन्होंने क्या कहा। खैर एनीवे बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदुस्तान की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं और पाकिस्तान की अपनी है। पाकिस्तान ने फोकस नहीं किया अपने उन चीज़ों के ऊपर, वो एजुकेशन का सेक्टर हो, वो इकोनॉमी का सेक्टर हो, वो फॉरेन पॉलिसी का सेक्टर हो, उसके ऊपर फोकस अगर कर लेते तो शायद 75 ईयर्स के बाद हमें ये ना होता। हिंदुस्तान जो भी करता है वो हिंदुस्तान का अपना मामला है, वो IT में तरक्की करता है या इकोनॉमी में तरक्की करता है। मुझे अपने मुल्क का सोचना है, मुझे हिंदुस्तान का नहीं सोचना। हिंदुस्तान वाले ही हिंदुस्तान का सोचेंगे, आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स थे और आगे भी रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी जो डायरेक्शंस हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं, वो हमने जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए था, उसको हमने अपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ किया। और आज हम ये है कि $6.7 बिलियन के साथ बैठे हुए हैं। जो 1 महीने का हमारा बिल नहीं बनता, जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो तकरीबन $7.5 से $8 अरब का बनता है। लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे थे फखर यूसुफजई, हम आपके बहुत सारे एसेट्स जो थे वो लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे, और एक बार फिर से देख पा रहे हैं हमारे दर्शक। और S जयशंकर ने ओसामा बिन लादेन को लेकर जो प्रहार किया वो भी हमारे दर्शकों ने इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत में ही सुना और देखा भी। जल्दी से एक कमेंट तारिक फतेह, उसके बाद राधिका खेड़ा। देखिए हम सब भूल रहे हैं, आज दिन जो है वो बांग्लादेश की आजादी का दिन है। आज का ही दिन था जिस दिन ये बेशर्म पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाल के ये आए थे कि हम बंगालियों की नस्ल बदल देंगे एक साथ। टुडे बांग्लादेश इज अहेड ऑफ देम इन GNP, GDP। दिन आएगा जब ढाका पाकिस्तान को मदद फराहम करेगा। अपनी पॉपुलेशन उनकी वेस्ट पाकिस्तान जो अब अपने आप को कहता है पाकिस्तान, कम हो गई। 10 मिलियन लोगों का खून किया इस फौज ने, उसका हिसाब अभी देना है। इन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी उसकी। 4 लाख औरतों को रेप किया था इन मुसलमानों ने, और जाके कहा था जनरल नियाजी ने कि हम नस्ल बदल देंगे, क्योंकि इनको स्याह रंग के लोगों से कुछ दहशत होती थी, और ये वर्ड यूज करते थे भूखा बंगाली। आज के दिन तो ये पाकिस्तानियों को सर झुका के शर्म से अपने आप को पीटना चाहिए कि हमसे क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं। और अब तक मुस्कुरा के हंस रहे हैं कि कैसा भूखे बंगाली को हमने अपने आप से जुदा किया। ये लोग बचपने से हिंदुओं दुश्मनी, इंडिया से दुश्मनी, और जिसका रंग काला उसको कालिया कह के एड्रेस करना। यहां तक उन बच्चियों की शादियां नहीं होती क्योंकि इनके जहन में शैतान घुसा हुआ है। These are not people, they are master killers। ठीक है, अब जल्दी से काउंटर ले लीजिए इरशाद अहमद, अगर आप तक पहुंच पा रही हो आवाज हमारी। आपने सुन लिया, अमजद अयूब मिर्जा हूँ, तारिक फतेह हूँ, शहजाद पूनावाला हूँ, काफी कुछ कहा है पाकिस्तान की शान में इन्होंने। मैं ये कहूंगा कि मैं पूरा वाला को जवाब दूंगा कि ये अभी मिसाइल की और एटम बम की बात कर रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। यकीन कीजिए हमारी आर्मी के जवान सिर्फ अल्लाहू अकबर लगाएंगे, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, भागती नजर आएगी आप लोगों की फौज, जिसको आप बम की बात कर रहे हैं, मिसाइल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, तारिक फतेह साहब से आपने बात कोई और की, वो बांग्लादेश चले गए, अच्छी बात है, इनको बांग्लादेश वालों से प्यार है, तो वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान है। हम ये है जो कुछ मिसहैप हुआ वो हुआ, लेकिन हमें तकलीफ होती नहीं है। हमारे मुसलमान भाई हैं, बांग्लादेश बंगाली हमारे भाई हैं, हम उनसे कभी भी जो कुछ हुआ मिसहैप हुआ वो जो कुछ हुआ। लेकिन जो ये पूनावाला साहब फरमा रहे थे, मैं ये कहता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं भाई, हम कोशिश करते हैं
दूसरी बात कर रहे थे पाकिस्तान से क्या आता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान अमन, शांति, मोहब्बत का पैगाम देता है हमेशा, लेकिन जो दुश्मनी से बाज ना आए तो फिर उस दुश्मन को मजा भी चखाता है पाकिस्तान। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि हम बार-बार हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं इनके एसेट्स तो दिख रहे हैं, पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं कुछ नहीं बिकने, वो दिखाई दे रहे हैं मानने नहीं स्क्रीन पर। आएगा। अब आप शहजाद पूनावाला से जवाब मांग रहे हैं ना, तो जवाब ले लीजिए। भी करना चाहते हैं, जवाब हम देखते हैं हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं। जवाब ले आपसे मांगने नहीं आएंगे पूनावाला की आवाज प्लीज। देखिए इरशाद जी, कभी कभी अपनी हैसियत में रहकर बात करनी चाहिए। झंडे पर चांद उतारना और चांद पर झंडा उतारना, इसमें बहुत अंतर होता है। आप झंडे पर चांद उतार सकते हैं, चांद पर झंडा उतारने की आपकी हैसियत नहीं है। हाँ, आमतौर पर देशों के पास आर्मी होती है, आपकी आर्मी के पास एक देश है और इसीलिए आज आपकी ये हालत है। 3 A हुआ करते थे, अल्लाह, अमेरिका और आतंकवाद। अल्लाह तो पहले से ही छोड़ चुका है आप लोगों को अपने हाल पर। अमेरिका ने भी छोड़ ही दिया है। उनके स्टेटमेंट तो आपने देखे होंगे किस प्रकार से वो आपके पर रवैया रखते हैं आजकल। और बाकी बचा आतंकवाद। अब इस आतंकवाद की फैक्ट्री को सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक हम लोग ही निपटाएंगे और निपट रहे हैं। परंतु एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि देखिए, जो आपकी मनोकामना है ना कि वो पुराना भारत आ जाए, वो भारत आ जाए जो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता था, 26/11 के बाद भी बैठा रहता था, MFN स्टेटस दे देता था, अब वो भारत बदल चुका है। अब आप एक भी बार हिमाकत करोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी देखा है और बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी देखा है। पाकिस्तान अब ताकत दिखाएगा आपको। पाकिस्तान की आर्मी का जो आर्मी चीफ है इस वक्त हाफिज कुरान है, वो इस्लाम को फैलाएगा, इंशाल्लाह हिंदुस्तान में फैलेगा। आपकी लड़ाई बस इस्लाम पर ही आकर सिमट जाती है और आपका इस्लाम ऐसा लगता है आपने अलग ही इस्लाम को डिफाइन कर दिया। इस्लाम के लिए लड़ाई नहीं, इनकी इस्लाम की लड़ाई का भी मैं विश्लेषण कर लूं अदिति जी, इनके इस्लाम के विषय की लड़ाई का भी विश्लेषण कर लूं। आपके देश में शिया को कौन मार रहा है? आपके देश में आगा खानी को कौन मार रहा है? आपके देश में अहमदिया को कौन मार रहा है? आपके देश के लोग कभी जुबान उठाकर बात करते हैं जब चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में जिस प्रकार से लाखों मुसलमानों को मारा गया है? ये इस्लाम की लड़ाई है, ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये आपके चंद मुट्ठी भर लोगों के अपने हितों की लड़ाई है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक कमेंट यहाँ पे फकर यूसुफ ये क्या कह रहे हैं, ये इस्लाम की लड़ाई है? ये कौन सी लड़ाई बता रहे हैं इरशाद अहमद? नहीं, जब पता है, मैं एक बात बताता हूँ अदी जी, मसला ये है ना कि हम इस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं। ये जो कहानी सुना रहे हैं ना भाई हमारे इरशाद साहब, डॉक्टर इरशाद साहब, वो ये है कि जी हम कलमा पढ़ेंगे तो भाई कलमा तो 58 मुल्क दुनिया में है, मुसलमान वो सारे पढ़ते हैं। सिर्फ अगर पाकिस्तान में 23 करोड़ पढ़ते हैं या 22 करोड़ पढ़ते हैं तो ये कोई अलग है और वो कोई अलग है। दूसरी बात कि जी बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं और मुसलमान भाई हैं, तो भाई हमारा भाई अरब शहजाद जो इस वक्त क्राउन प्रिंस है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी मेरे भाई हैं, तो इसको क्या जवाब देंगे? ये बातें मेरे ख्याल में ये बिल्कुल करने वाली नहीं है। हाँ, ये बात मैं कर सकता हूं कि पूनावाला साहब कह रहे कि जी रिस्पॉन्ड करता है हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने हाथ बांधे हुए और आपके हाथ खुले हुए। गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। हिंदुस्तान अपने घर में होगा, मजबूत होगा, बड़ा होगा, सब कुछ होगा। पाकिस्तान अपने हिसाब से है, जो करता है, जो कुछ किया है, अच्छा किया तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो बुरा किया उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा। और इस हर चीज को, रिलीजन को घुसाना उसके अंदर, मेरे ख्याल में इसका कोई न मतलब है न मकसद है। ये बिल्कुल फजूल बातें हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, शहजाद आपको जवाब देना चाह रहे हैं, शहजाद का जवाब आप ले लीजिए। करते क्या है? देखिए, अगर आप सीरियस होते, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है दुनिया में, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, संवाद करते हैं। आपकी चहीती पार्टी की प्रवक्ता अभी तक नहीं आ पाई है, पर मैं ही आपसे निपट लेता हूं। देखिए, मुझे बताइए कि आतंकवाद जिन्होंने फैलाया भारत में, 2008 के जो हमले किए, उन पर आपने क्या कार्रवाई की और उन पर आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? जमात-उद-दावा, हफीज सईद, इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की है? लश्कर तैयबा, इस पर क्या कार्रवाई की है? उल्टा भारत के खिलाफ हमेशा आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान एक सेफ हेवन बना रहता है, परंतु अब एक साफ संदेश दे दिया गया है। देखिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आज के दिन आपके पास से बांग्लादेश तो निकल गया, ईस्ट पाकिस्तान निकल गया। आगे भी अगर आपने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो हो सकता है कि कहीं और हिस्से भी छूट जाए, आपके निकल जाए। तो इसीलिए आप अपने अंतरात्मा की तरफ जाके देखिए, अपनी राजनीति जो रही है 75 वर्ष की उसको देखिए और उसमें सुधार लाइए और आतंकवाद नहीं, कम से कम आज से कुछ और नीति अपनाइए, तब आप जाकर भारत के सामने देखने की
जुर्रत भी कर पाएंगे। ठीक है, जवाब लीजिए इरशाद खान। यार पुणे वाला साहब, बात ये है ना कि हमने ये देखना वो देखना, यार ये छोड़ दे भाई मेरे, ये बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए इरशाद अहमद से जवाब ले लीजिए। बड़ी बड़ी बातें नहीं है फखर यूसुफजई, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। आतंक और बात दोनों साथ साथ नहीं चल सकते यूसुफजई। सर सुन ले ना फखर यूसुफजई, आतंक और बातचीत तो साथ साथ नहीं हो सकते ना सर। तो ना करे ना, अभी किसने कहा कि आप बातचीत करें? हाँ तो ठीक है, कौन कह रहा है? तो नहीं कर रहा है इंडिया आपसे बात? कहाँ बात कर रहा है इंडिया? नहीं तो इंडिया बात नहीं कर रहा ना, उसमें आप ये ना बोले ना कि आप ये ना कहें वो ना कहें। भाई कहेगा ना इंडिया, अगर आतंक का दंश इंडिया झेल रहा है, अगर आतंक की चोट इंडिया पर पड़ रही है तो इंडिया बोलेगा और एक्सपोज भी करेगा। और जो टेररिस्ट को सेफ हेवन देते हैं, जो आतंकियों के लिए जन्नत है, उसे भी एक्सपोज करेगा। बुराई क्या है उसमें? ये तो होगा ना सर, ये तो मान के चलिए आप, ये तो मान के चलिए। अब जरा ये जो हक की लड़ाई लड़ने वाले इरशाद अहमद जी है, जरा इनकी हक की लड़ाई के बारे में जानते हैं। वीगर मुसलमान मानते हैं वीगर को, आप क्या नहीं मानते हैं मुसलमान? ये बलोचियों को आप मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते? थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला अहमदिया को लेकर आपसे सवाल पूछ रहे थे। आप पीओके में जो कश्मीरी रहते हैं उन्हें मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि मैं जहां जहां मुसलमान हैं, सब मुसलमान एक जैसे हैं, कलमा हक पढ़ने वाले लोग हैं। दूसरी बात यह है कि पीओके, आप पाकिस्तान ऑक्युपाई की बात ना करें, आप मकबूजा कश्मीर की बात करें, क्योंकि वो मजलूम है, उन पे जुल्म ढा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर आज़ाद है, कश्मीर के लोग आज़ाद हैं, वहाँ का वजीर आजम उनका अपना है, वहाँ का सदर अपना है। हाँ, ये कुछ दहशतगर्द आपके पास बैठे होते हैं, ये जो मिर्जा साहब जैसे हैं, तो इनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरी बात ये है अच्छा, इन्हें आप कश्मीरी नहीं मानते? ये कश्मीरी है, लेकिन ये आप लोगों के दहशतगर्द हैं, आपके पाले हुए अच्छा, लोग ये हैं, कश्मीरी है और कश्मीरी को आप दहशतगर्द बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आज आपने टीवी पर ही कह दिया आप कश्मीरी को दहशतगर्द बता रहे हैं। नहीं, आप कश्मीरी जिनके खुद को रहनुमा बताते हैं, जिन कश्मीरियों का, उन्हें दहशतगर्द बता रहे हैं। ये आपको दहशतगर्द बता रहे हैं अमजद अयूब मिर्जा, आप दहशतगर्द है ये कह रहे हैं। ये दहशतगर्द हर वो होता है जो ये इनको पता नहीं है। पहली बात तो ये कहते हैं कि बंगाली बहनें हैं, तो इन्होंने अपनी बलात्कार किया है, तो साहब बहनों के बलात्कार करने वाले को क्या कहते हैं? दूसरी बात ये है कि आप लोग मंगल हाथ न लगाना। एक आवाज एक बार में प्लीज, अमजद अयूब मिर्जा की आवाज। तीसरी बात ये कि हम बहुत जल्द आजाद होकर भारत माता के साथ जुड़ने वाले हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये आपको आज मैं बता रहा हूं। आप अपना, आपके साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, लेकिन हमने साथ हनुमान को भी बुला लिया है, हमने महादेव को भी बुला लिया है, हमने गणेश को भी बुला, हमने सारे भगवान हिंदुस्तान के बुला लिए हैं। और उन तमाम भगवानों के साथ जो है हम अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। आप सिर्फ एक अल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, हम अल्लाह के साथ सारे भगवानों के साथ लड़ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जनाब अब आए मैदान में, आए मैदान में। जो आप मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी यही बातें सबूत देती हैं कि आप एजेंट हैं हिंदुस्तान के। आपके और वो बात करते हैं कश्मीरी बड़े खुशहाल हैं कश्मीर के लोग। और दूसरी बात यह है कि रब ही चला रहा है ये एक मिनट साहब, ये दुनिया जो चल रही है अल्लाह ताला चला रहा है और इसमें कुछ शक नहीं है। देखिए, शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं वो एक से है। मैं ये कह रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दे साहब, आप पाकिस्तानी एजेंट हैं, आप खुद को पाकिस्तान। एक सेकंड अमजद अयूब मिर्जा जी, एक सेकंड, शहजाद पूनावाला की बात पूरी होने दे जरा, एक मिनट। पहले इनसे पूछे कि अगर मुसलमान मानते हैं तो बलूचियों पर कितना अत्याचार किया इन्होंने, वो मुसलमान थे या नहीं थे? क्या ये सही नहीं है कि शिया और आगा खानी पर आतंकी हमले पाकिस्तान में होते हैं? क्या वो मुसलमान नहीं है? और क्या किसी अहमदिया को अधिकार है, अगर वो मुसलमान है तो उसको अधिकार है पाकिस्तान की सरकार में कोई भी ओहदा पाने का? अरे वो सब छोड़िए, ये कश्मीर 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 का राग अलापते हैं। भारत की ये विशेषता है कि पहला राज्य जिसमें 100% वैक्सीनेशन कोविड काल में हुआ तो वो जम्मू कश्मीर था। आप मुझे बता दीजिए कि जो कश्मीर को आपने हमसे कब्जाया है, अवैध ऑक्यूपेशन में रखा है, वहां पर आज तक क्या आपने वैक्सीनेशन दिया है?
आपने वहां पर 50% भी वैक्सीनेशन करवाया है? नहीं करवाया है, क्योंकि ये इनका असली चेहरा है। ये केवल और केवल अपने हितों के लिए और कुछ आर्मी ऑफिसर्स के हितों के लिए, कुछ सियासतदानों के हितों के लिए मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, परंतु इनकी असली मंशा जो है वो आज पूरी दुनिया देख चुकी है। और इसीलिए पाकिस्तान तो अब आप उसे एक रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब जिस प्रकार से जा रहा है, जैसे बांग्लादेश छिटक गया, हो सकता है बाकी के भी प्रदेश आपके जो है वो छिटक जाए। इरशाद अहमद, ये आपकी गलतफहमी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर होगा और दुनिया देखेगी। और ये जो ख्वाब आपका है, दुनिया ने तो देखा था पाकिस्तान, तब दुनिया देख ही रही थी। इरशाद अहमद, जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही मारा गया अबूजाबाद में, तब भी दुनिया ने देखा था। आपके यहाँ जो टेरर कैंप्स है वो भी दुनिया देखती है, सब देखती है, दुनिया देखती है, तभी तो डाला था आपको FATF की ग्रे लिस्ट में। चलिए, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी मुसलमानों की बात कर रहे थे। तारिक फतेह, ये सारी दुनिया के मुसलमान एक से हैं, तो बलूचों में क्या फर्क है? उनका रंग गोरा नहीं है, उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि ये लूट सकें। ये तो जात बदलने जाते हैं ना। इनके सामने ये वो पंजाबी हैं जो उर्दू बोल नहीं पाते, लेकिन उनको बोलने का शौक है, तो ये पाकिस्तान करते रहते हैं। इनको खुद शर्म आ जाए तो अपनी माँ बोली की रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये उसकी भी नहीं करते। ये लोग आप देखिएगा हर चीज में अल्लाह मियाँ को ले आते हैं। वो बेचारे अल्लाह मियाँ को मोरक्को जितवा नहीं सका, वहां सत्यानाश हो रहा है हर चीज में। इंशाअल्लाह अल्लाह पे यकीन है। अरे भाई, ये अल्लाह पे यकीन क्या करोगे? तुमने 10 लाख आदमी तो 47 में मरवा दिए, तुमने अपने लोगों को रेप किया, मर्डर किया, उसके बाद शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम अपनी बहनों को रेप करते हो, तुम दुनिया में कहां मुंह काला करके बाहर आ जाए। रेप आपके साथ तो नहीं कर दिया किसी ने। आप बार-बार की बात करते हैं, रेप हो गया। को अच्छी बात भी कर लिया करें, अच्छा लफ्ज निकाल लिया करें जुबान से अपने। फतेह साहब, आप हमेशा गंदी बातें करते हैं, गंदे लफ्ज निकालते हैं मुंह से। आप खानों वाली बात किया करें, कभी अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कर लिया करें। आप ये क्या है रेप करना? किसी ने ज्यादती नहीं की, आपके साथ तो नहीं कहीं ज्यादती होगी किसी ने। जिन दर्शकों ने ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया उन्हें एक बार फिर से बताते हैं। एक सेकंड, तारिक फतेह, मैं वापस आपको मंच दूंगी। दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और कहा पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और उनकी कोशिश इस नैरेटिव को तोड़ने की है। बिलावल भुट्टो का इशारा किस तरफ था आप समझ गए होंगे। मानो भारत उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आप सुनिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा और उसके बाद भारत की तरफ से जवाब जो मिला है, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी की घर में ही किरकिरी हो रही है। पहले सुन लीजिए दोनों। If we want to see the success of multilateral institutions, the success of multilateralism, the success of this very council, then surely you can aid in this process and allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir. Prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. तो ये तो आपने सुना कि जिसने ओसामा बिन लादेन को रखा हो वो भारत को उपदेश नहीं दे सकता है। मुझे उम्मीद है इरशाद अहमद आपने ध्यान से सुन लिया होगा। और एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी चेताया, चाइना को भी नसीहत दी है। और चाइना को नसीहत क्यों दी है? इसलिए दी है क्योंकि जितनी भी आतंकी तस्वीरें अभी आपने देखी ना, जो आतंकियों की आप इस वक्त भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो आतंकी हैं जो दुनिया भर में कुख्यात हैं। खासियत ये है कि ये सब पाकिस्तान में ही पनपे हैं, पाकिस्तान ने इन्हें खाद पानी देकर बड़ा किया है। लेकिन जब ये दुनिया की नजर में आए हैं तो अमेरिका ने इन पर करोड़ों का इनाम रखा है, इन्हें मोस्ट वांटेड घोषित किया है। लेकिन जब इन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की बात आई तो चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर इन्हें बचा लिया। यानी इन्हें पैदा करने का काम पाकिस्तान ने किया और प्रोटेक्शन देने का काम चाइना ने किया। और वो भी ऐसे जैसे चाइना के पास वीटो पावर है, उसी पावर के इस्तेमाल से इस काम को किया गया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गिरोहबाजी चल रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी पर निशाना साधा है। Politics should never ever provide cover to evade accountability, nor indeed
to facilitate impunity. Regrettably, we have seen this of late in this very chamber when it comes to sanctioning of some of the world's most dreaded terrorists. If egregious attacks committed in broad daylight are left unpunished, this Council must reflect on the signals we are sending on impunity. There must be consistency if we are to ensure credibility. थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला, इरशाद अहमद आपके वो कह रहे थे चाइना, अब्बा जान बता रहे थे, ये कुछ ऐसा ही एस जयशंकर को भी आपने कहते हुए सुना, आप आतंकियों को खड़ा करते हैं और चाइना आकर उनको प्रोटेक्शन देता है। यही गिरोह है आपका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जिसे इंडिया लगातार एक्सपोज कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार एक्सपोज करते आए हैं और बहुत ही बुलंद तरीके से, मुखर तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया इसी गिरोह को। देखिए, अब तो पाकिस्तान चाइना का केवल एक सैटेलाइट स्टेट बन चुका है। पाकिस्तान ने अपने आप को चाइना के पास गिरवी रख दिया है और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारी ज़मीन है, वहाँ पर तो पाकिस्तान की भाषा भी नहीं सिखाई जाती क्योंकि उन्होंने वो ज़मीन चाइना को दे दी है। मतलब उन्होंने चोरी का माल चाइना को दिया है और चाइना वहाँ पर अपनी ज़बान सिखाता है। परंतु सवाल ये बनता है, देखिए, एक बार बिलावल भुट्टो ने ही कहा था कुछ महीने पहले कि श्रीनगर के ख्वाब देखना बंद कर दो, मुजफ्फराबाद के ही लाले पड़ चुके हैं। मैं तो पाकिस्तान से कहूँगा कि देखिए, आपका एक्सपोर्ट क्या है? गधे और भैंस आप एक्सपोर्ट करते हैं। आपके पास आतंकवाद के अलावा और कुछ है नहीं देने के लिए पूरी दुनिया को। जब पूरी दुनिया देखती है तो भारत की तरफ देखती है तो पता चलता है कि एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और इकोनॉमिक हॉटस्पॉट है। आपकी तरफ देखता है तो ग्लोबल टेरर का हॉटस्पॉट दिखाई देता है। तो आज पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं खड़ा है और चाइना, जब चाइना को पूरी दुनिया के साथ घेरा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पंच पर, चाहे क्वाड हो, चाहे वो G20 हो, चाहे और भी मंच हो, तो पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि अब उसे समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद और चाइना का साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और शायद पाकिस्तान की आवाम को भी कुछ हद तक ये समझ में आने लगा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में क्या रिस्पॉन्स है वो आज देखना और सुनना चाहिए। उसके बाद उज़मा कारदार हमारे साथ है, उनका जवाब मैं लूंगी। ये क्या हो रहा है इरशाद अहमद और उज़मा कारदार, ये क्या कह रहे हैं? ये तो हम पाकिस्तान से ही बातें और आवाजें सुनवा रहे थे। देखिए, हर मुल्क जो है उसको कोई ना कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स का तो सामना होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप लोगों को भी हजार किस्म के मसाइल हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। अभी जो, लेकिन आप देखें, हमारा जो अभी हमारे वजीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो आपने दिखाई नहीं। उसमें उन्होंने क्या कहा, बड़ा ही अच्छा होता अगर आप वो भी दिखा देते। जो हमला किया गया था और जो पकड़े गए, जिसमें रॉ के एजेंट जो है मुलव्वस पाए गए हैं, और ये जो आतंकवादी की आप शोर मचा रहे होते, तो ये वहां से भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। आप बाज भी आते हैं यहाँ पे हमारे वारदात करवाते हुए और यहाँ पे टेररिज्म फैलाते हुए। आप लोगों को कोई वो फिक्र फाका नहीं होता। आपने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप इस काम पे लगाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं? हमने बदनाम मैं जानना चाह रही हूँ कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं मैडम? आपके रॉ पे जितने पैसे खर्च होते हैं ना, उनकी आप लोग जीते, सुनिए, आप जानते सोते बस रॉ के बारे में सोचते। हमारी मगरबी जो अफगानिस्तान की जो सरहद है उसमें भी आपके सारे जो रॉ के जो वहां पे दफ्तर खुले हुए थे। आप जागते सोते हर वक्त बस रॉ के बारे में सोचते पाकिस्तान में? बिल्कुल, रॉ की हर जगह जो है उनकी इंटरफेरेंस, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, हर जगह वहां पे आपने प्लांट किए होते हैं और वो पकड़े जाते हैं। सब इंडिया ने प्लांट किए होते हैं। अच्छा, ये मसूद अजहर इंडिया ने प्लांट किया हुआ है कि पाकिस्तान का एजेंट है? रॉ का एजेंट है कि पाकिस्तान का एजेंट है? कौन? मसूद अजहर। उसको आप छोड़े, मसूद अजहर जो है वो, अरे उसे छोड़ दें। अच्छा चलिए हाफिज सईद की बात कर लेते हैं। चलिए हाफिज सईद की बात, वो रॉ का एजेंट है कि पाकिस्तान का? हाफिज सईद पे आपने बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए थे। हमने यहाँ पे अपनी अदालतों में उनको ट्रायल भी किया और वो जेल भी गए, लेकिन कोई आपका सबूत जो था यहाँ पे वो नहीं, हमने एलिगेशन लगाए थे, एविडेंस जो था वो सही हमने एलिगेशन लगाए थे, और बगैर एविडेंस के तो आपको सजा। हाफिज सईद मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, ग्लोबल लिस्ट में कि नहीं है? हमने एलिगेशन लगाए थे। आप
इंडिया का काम ही ये था कि सारा दिन जाके वेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ आप लोग लॉबिंग करते थे और इसीलिए हम मैम आप पहले डिसाइड कर लीजिए आप किस मुद्दे पर बात करेंगी। दिया था, लेकिन अब आप लोगों का चीखना बनता है क्योंकि हम ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट में आ चुके हैं। तो अब आप चीखो। अरे मैडम वो तो आप 15 साल में कई बार आप आते हैं, आपकी एवरेज है उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की, आपकी एवरेज पीरियड आता है जिसमें आप निकलते हैं बाहर और फिर चले जाते हैं। नहीं आप आते हैं बाहर लेकिन फिर चले जाते हैं। आपका ये भी रिकॉर्ड है, जरा सा वो रिकॉर्ड देखिए अपना मैडम, ध्यान से देखिएगा। आपको जवाब दे रहे हैं शहजाद पूनावाला से, जवाब ले लीजिए शहजाद पूनावाला। अपना पैसा जाया ना करें, पैसा अरे आप अभी तक ये नहीं बता पाए कितने बिलियन डॉलर, ये कह रही हैं आप बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं रॉ के ऊपर शहजाद पूनावाला। देखिए ऐसा है, उज़मा जी का ये डर जो है जायज़ है और ये डर रहना भी चाहिए। पर उज़मा जी मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए हर मुल्क में प्रॉब्लम्स होती है, ये बात से दो राय नहीं है, पर हम अपनी सरकारें चुनते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। आपके यहाँ पर सरकारें इंस्टॉल की जाती है जो खुद प्रॉब्लम होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ओसामा बिन लादेन को क्या आप शहीद मानती है? आपके नेता ने उनको शहीद कहा था, शहादत दी ओसामा बिन लादेन ने। अब पहले हाफिज सईद तो बहुत दूर की बात है, पहले आप बताइए ओसामा बिन लादेन शहीद है या आतंकवादी है आपकी आंखों में और इमरान खान की आंखों में? देखिए बात सारी ये है कि अरे सीधा बताइए ना, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है हाँ या ना? वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स। देखा अदिति जी, ये है पाकिस्तान का चेहरा, असली चेहरा। ये ओसामा बिन लादेन को फ्रीडम फाइटर मानते हैं। पीटीआई की प्रवक्ता, पीटीआई जो वहां की बड़ी पार्टी है, उसका प्रतिनिधि, उसका रहनुमा आकर कहता है कि ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं है। अब ये पूरी दुनिया देखनी चाहिए, अमेरिका भी देख रहा है, यूनाइटेड नेशंस भी देख रहा है और पूरा जो दुनिया का एक वर्ग है, जो सिविलाइज्ड वर्ग है, वो भी ये देख रहा है कि पाकिस्तान के लिए ओसामा बिन लादेन एक फ्रीडम फाइटर है। यही तो इसीलिए तो आतंकवाद की जननी है पाकिस्तान। जवाब दें, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि अमेरिका कतर में तालिबान के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? मैडम आप कहाँ, आप अमेरिका तालिबान पर पहुंच गई, आप यही रह लीजिए, पाकिस्तान इंडिया में रह लीजिए मैडम। अभी अबोटाबाद में मिला था ओसामा बिन लादेन। एक सेकंड रुकिएगा शहजाद पूनावाला, यही सवाल जरा इरशाद अहमद से भी पूछ लीजिए, यही सवाल इरशाद अहमद से भी पूछ लीजिए। हक की लड़ाई लड़ने वाले पाकिस्तान की नजर में जुल्म ढाने वाला ओसामा बिन लादेन हीरो है या टेररिस्ट है? पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप पिछले 40 साल से यही बोलते आ रहे हैं ओसामा बिन लादेन, कभी हाफिज सईद साहब का नाम आप लेती हैं। मुझे ये बताइए, कलभूषण और अभिनंदन ये दहशतगर्द नहीं थे? ये क्या फूल फेंक रहे? जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। वो तो आतंकी तो आपके यहाँ साहब हैं ही, इस्लाम की खिदमत आप नई बात क्या कर रहे हैं? आतंकी तो आपके यहाँ साहब हैं, वो मदरसे बना रहे हैं, वो खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की, उसको छोड़िए आप मुझे बताइए कलभूषण कौन है? नहीं सुना नहीं उन्होंने, एक सेकंड, ये कह रहे हैं आतंकी नर्सरी कहते हैं उसे, मदरसों को बदनाम मत कीजिए आप। मेरे पाक सरजमीन में ये क्या करने आए थे? अंडे देने आए थे या फूल फेंकने आए थे हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर? पाकिस्तान की सरहदों के खिलाफ क्या करने आए थे आप लोग? आप उनको क्यों हीरो मानते हैं? वो दहशतगर्द नहीं है हमारे लिए, वो आदमी दहशतगर्द है जो गलत तरीके से मेरी सरहद को अबूर करेगा, मेरे इदारों पे हमला करेगा, मेरे मुसलमानों को डिसेंट मुसलमानों को मारेगा। जैसे ही बोलते हैं ना मेरे मुसलमान, तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी आर्गुमेंट वहीं खत्म हो जाता है जैसे ही आप कहते हैं मेरे मुसलमान, क्योंकि वीगर पर आप नहीं बोलते, पीओके में जाति पर नहीं बोलते, बलूचिस्तान में जाति पर नहीं बोलते, आपकी फौज के खिलाफ जो नारेबाजी होती है आप नहीं बोलते और आप मुसलमान बोलते हैं। सर अब जवाब सुन लीजिए शहजाद पूनावाला। इरशाद साहब एक करके बात करते हैं। इरशाद साहब अच्छा भी लगेगा डिबेट में। क्या सुने आप? बोला जी, इतना तो आपने बिना बोले बोल दिया है, ये आपको जब बोलने नहीं दिया तब आपने बोला है, ये आपके हिसाब से जब नहीं बोलने दे रही थी तब। अरे आपने साहिब की शान में, जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड है, टेररिस्ट है, यूएस की लिस्ट में है, उसकी शान में इतने तो कसीदे पढ़े आपने, इतने तो कसीदे पढ़े आपने। जवाब ले लीजिए शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला इरशाद साहब, देखिए हम में और आप में अंतर क्या है मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपने अभी कुलभूषण जाधव की बात की, आईसीजे ने उसके बारे में क्या कहा है, ईरान ने उसके बारे में क्या कहा है, ये पूरी दुनिया
के सामने, परंतु जिसके बारे में, ओसामा बिन लादेन के बारे में पूरी दुनिया ने कहा है, यहां तक कि चीन ने भी माना है कि वो आतंकवादी है, आज उसका बचाव करने पर आप लोग उतर आए हैं। सोचिए कि आप किस गर्द में फंसे हुए हैं कि ओसामा बिन लादेन जो इंसानियत का दुश्मन है, उसको भी आप तथाकथित इस्लाम के नाम पर डिफेंड कर रहे हैं यहां पर, और यही आपकी वैचारिक मानसिक जो शून्यता है उसको दिखाता है। दिवालियापन केवल बैंक अकाउंट का नहीं, आपकी सोच का भी हुआ है कि ओसामा बिन लादेन को भी आप आकर डिफेंड करते हो, हाफिज सईद को साहब बोलते हो। यही है आप में और हम में अंतर, यही चीज है कि आपके लिए साहब होता है हाफिज सईद और ओसामा, हमारे लिए साहब होते हैं सुंदर पिचाई और सत्या नडेला। यही अंतर है सोच का। एक सोच है जो विभाजनकारी, तोड़ने की और डिस्ट्रॉय करने की, और एक सोच है जो कंस्ट्रक्टिव सोच है, और इसीलिए दुनिया ने भी आपका बहिष्कार कर दिया है। आप जो मर्जी प्रोपेगेंडा करते रहिए मुसलमानों के खिलाफ, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। किसके खिलाफ? आप कहते रहिए मैं हाफिज सईद साहब, प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ? इस्लाम की इस वक्त प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ? जिसके खिलाफ सारे प्रमाण हैं, जिसके खिलाफ सारे सबूत हैं, जिसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है, वो आपके उन साहब के बारे में इंडिया का मोस्ट वांटेड है, कह रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, इंडिया का मोस्ट वांटेड है। अदिति जी, सऊदी अरेबिया ने भी ओसामा बिन लादेन को बाहर कर दिया था अपने मुल्क से। वहां पर तो मक्का मदीना है। अब उससे बड़ा कोई मुस्लिम देश हो सकता है आपकी नजरों में? जिस सऊदी अरेबिया ने डिसोन कर दिया ओसामा बिन लादेन को, उसको पाकिस्तान कहता है कि ये शांति का मसीहा है, और पीटीआई की जो नेता है वो कहते हैं अगर पाकिस्तान के लिए ओसामा बिन लादेन हीरो है और अमेरिका विलन है, तो अमेरिका के डॉलर पर पलते क्यों हो? आज पीटीआई के नेता को घोषित करना चाहिए कि पाकिस्तान एक भी डॉलर अमेरिका का नहीं लेगा। अमेरिका का प्रोपेगेंडा है। ले लीजिए जवाब ले लीजिए उज़मा कारदार। देखिए, बात सारी ये है कि आप अमेरिका को अपना लॉर्ड एंड मास्टर मानते होंगे, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं ना। पहले तो अमेरिका तो चाइना को मानते हैं कि सबसे पहले जो एटम बम फेंका गया था हिरोशिमा पे, वो पाकिस्तानियों ने। अरे मैडम, उनके F-16 लेकर क्यों घूमते हो फिर आप? उनके वेपन्स लेकर, अमेरिका का चंदा लेकर, अमेरिका का पैसा लेकर क्यों आप लोग इतना इतराज हैं? वापस कर दीजिए। अमेरिका ने सीरिया में क्या किया? वियतनाम में मार खा के, जूते खा के वहां से वो निकले। तो उन अमेरिकनों को खुद भी बहुत, तो आप अमेरिका के पैसे क्यों लेते हैं? आप अमेरिका के पैसे क्यों लेते हैं? फरिश्ते नहीं है। हमें वो समझते हैं कि हम गैर जिम्मेदाराना हमारी हुकूमतें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुनिया में एटम बम इस्तेमाल किया ही सिर्फ अमेरिका ने है। और मैडम, आप अमेरिका के डॉलर लेना बंद कब कर रहे हो बताइए? डिटरेंट है तो उनको अगर वो किसी को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये दहशतगर्द है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दहशतगर्दी है। ना, वो तो जब पाकिस्तान डिक्लेयर करे कि दहशतगर्द है तभी माने दुनिया की बस दहशतगर्द है ना, तो उसके अलावा तो वो दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। आपके पास पैरामीटर है ना, आप तो साहब मानते ही हैं आतंकियों को। आपके यहाँ तो साहब माना ही जाता है आतंकियों को। आपने दिखा दिया, अभी आपने बताया ना कि दहशतगर्द आपके यहाँ साहब है, ये आपने दिखा दिया। शहजाद पूनावाला, बहुत छोटा कमेंट संक्षेप में। देखिए, आज राधिका खेड़ा नहीं आई, परंतु उनकी पूरी कमी यहाँ पर पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने की है। जिस प्रकार से स्टार्टिंग में इरशाद ने कहा कि गांधी की सरकार आएगी तब देख लेना, और जो भाषा साहब बोलना आतंकियों को, जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, इसीलिए शायद कांग्रेस की प्रवक्ता ने देखा कि 3-4 पाकिस्तानी मेहमान हैं तो वो खुद ही हट गई पूरे डिबेट से। नहीं, खैर वो इस डिबेट में नहीं है, हमें उनके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर लेकिन सवाल जो है वो उज़मा कारदार, इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है मैडम। नहीं, वो तो खुश है। ये तो आपके यहाँ जो दहशतगर्दी का रिकॉर्ड है उस पर तो किसी को शर्म आनी चाहिए। आप जिस पर इतना मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि ये तो हमारे एसेट है। आप तो आतंकियों को एसेट बताती हैं, आपको उनमें हीरो दिखाई देता है। और किसी मुल्क ने साउथ एशिया में नहीं लिए हुए जो आप लोगों ने रिकॉर्ड, और खास तौर पे अफगानिस्तान में जो आप कार्रवाइयां वहां से बैठ के यहाँ पे कार्रवाइयां करवा रहे हैं ना, वो भी हमें सब पता है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना 26 है, और वो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी फौज है जो लड़ाई में भारत से पिटी है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था अबटाबाद में ओसामा बिन लादेन है? इतनी बढ़िया एजेंसी थी। देखिए, जो हमारी एजेंसीज को सब पता होता है। आप तो पता था और आपने शरण दी। ये पाकिस्तान का असली चेहरा आज बेनकाब हुआ कि इनकी एजेंसी को पता था और पाकिस्तान ने जानबूझ के तथाकथित शहीद ओसामा बिन लादेन को शरण दी। मुझे लगता है आज का ये शो जो है जो बाइडेन को देखना चाहिए। ठीक है, और उज़मा कारदार, 2 नाम आपने
आपको बताकर जा रही हूँ, जरा अगली बार आइएगा जी न्यूज पर डिबेट करने तो उनके बारे में पढ़कर आइएगा। एक है लेफ्टिनेंट उमर फयाज और दूसरे हैं राइफलमैन औरंगजेब। तो अगली बार जब आइएगा तो उनके बारे में पढ़कर आइएगा मानवाधिकारों की दुहाई देने से पहले। ये कौन है और इन्होंने किसके लिए कुर्बानी दी है। और जाने से पहले हमें आपसे कहना है, सरहद पार से आतंकवाद का मुद्दा शायद इस वक्त दुनिया को परेशान करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था, क्योंकि इस मुद्दे से जुड़े हैं 3 ऐसे मुल्क जिनकी कुल आबादी इतनी है कि पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकती। लेकिन जहां पाकिस्तान खुद आतंक की खेती कर रहा है तो चाइना उसमें खाद पानी डाल रहा है, और बचा भारत जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन दोनों मुल्कों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो सोचिएगा जरूर, आखिर कब तक हम संयुक्त राष्ट्र जैसे बेदम संगठनों पर पाकिस्तान और चाइना को बेनकाब करते रहेंगे। ये दोनों मुल्क एक अरसा पहले ही बेनकाब हो चुके हैं। क्या संयुक्त राष्ट्र में इतनी ताकत है कि आतंकवाद को अपनी सरजमी पर बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखा सके? क्या संयुक्त राष्ट्र में इतना मादा है कि वो पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को बचाने वाले चाइना की वीटो पावर को छीन सके, खत्म कर सके? इन सवालों के जवाब हमें और आपको सबको पता है। फिर आखिर हम क्यों और कब तक संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन से उम्मीद लगाए रहेंगे? तो सोचिएगा जरूर। अमेरिका ने चाइना को लेकर भारत का खुला समर्थन किया, लेकिन क्या वही अमेरिका आतंकवाद को लेकर खुलकर पाकिस्तान की पाबंदियों की वकालत करेगा? पाकिस्तान पर पाबंदियों की। अमेरिका का तो हथियारों का बाजार है और उसे वो बाजार चाहिए भी। भारत और पाकिस्तान दोनों में ही उसे बाजार नजर आता है। आतंकवाद को तो वो तभी देखता है जब खुद उसकी जमीन पर कोई हमला होता है। तो ऐसे में अमेरिका से भी हमें बेहिसाब उम्मीदें रखने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो सवाल हम करें, क्या एक तरफ चाइना तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, हमें इन दोनों पर नकेल कसने के लिए खुद को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना होगा। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास ताकत है, इस दुनिया में बादशाहत उसी की है। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल रात 8 बजे।